नमस्कार। मैं हूं हरिंदर कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क जनसेतु पर। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए। मैं उनको एक तरफा नहीं देखता। क्या हुआ, ना ही मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझ चुका हूं क्या हो रहा है। हरियाणा के जब चुनाव के नतीजे आए तो वहां पर भी कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने कहा कि हम इन नतीजों को नहीं मानते। फिर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, फिर वही एक घिसा पिटा डायलॉग कि हम चुनाव के नतीजों को नहीं मानते। चुनाव के नतीजों को नहीं मानते, ट्वीट किया गया। ट्विटर पर संघर्ष नहीं होते। कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग गए, वहां पर जाकर अपना विरोध दर्ज किया, वापस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फोटो खिंचवाने की होड़ लगी और उसके बाद घर जाकर आराम से सो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर चुनाव का परिणाम यही आएगा। उसके बाद विलाप करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में महाराष्ट्र में कहा था कि हम हरियाणा मॉडल के हिसाब से ही हर चुनाव जीतेंगे। तो अब इसके बाद दिल्ली की बारी है, फिर बिहार की। ऐसा ही होता रहेगा जब तक कि कोई जयप्रकाश नारायण की तरह कोई बड़ा नेता सड़कों पर नहीं आएगा और संघर्ष नहीं करेगा। यदि आप नतीजों को नहीं मानते तो आपका विरोध कहाँ है? कहाँ है वो आपका गुस्सा? कहाँ है आपका संघर्ष? ट्विटर पे संघर्ष नहीं होते, सोशल मीडिया पे संघर्ष नहीं होते। केवल सोशल मीडिया के द्वारा आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। अगर हम नदेड़ चुनाव की बात करें तो वहां पर नदेड़ जो लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत 6 विधानसभा की सीट आती है। नदेड़ के बीच में चुनाव हुआ। कांग्रेस का उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 1,59,000 वोटों से जीत दर्ज करता है, लेकिन वहीं नदेड़ की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस हार जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा कोई वोटर अपना माइंड सेट बना सकता है कि एक ही समय में एक ही मशीन पर एक ही जगह पर वो एक जगह कमल को वोट डाले और एक जगह पंजे को वोट डाले? तो बहुत सारी चीजें दर्शाती हैं कि क्या हुआ और क्या हो रहा है। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जेके शर्मा है, जो कि वकालत के साथ साथ राजनीति पर भी पैनी नजर बनाए रखते हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या, जैसे कि हर बार चुनाव हारने के बाद विपक्ष विलाप करता है कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल सड़क के ऊपर संघर्ष करने के लिए नहीं आता। ट्विटर के ऊपर संघर्ष किया जाता है या फिर सोशल मीडिया के द्वारा संघर्ष किया जाता है। आज हम जानते हैं जेके शर्मा जी से कि जो इस समय महाराष्ट्र के चुनाव हुए वह इनको कैसे देखते हैं। क्या जो इतना बड़ा बहुमत मिला, 233 सीटें, जहां पर कि लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है 100 सीटें भी नहीं ले पाएगी, वहां पर इतना बड़ा कैसे हुआ? कैसे ये चमत्कार हुआ कि उनको 133 सीटें, 233 सीटें मिली? माफ करना। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जैसे कि आपने देखा कि जब भी चुनाव होता है तो हर चुनाव के बाद विपक्ष विलाप करता है। विलाप करता है कि भाई ईवीएम ईवीएम में धोखा हुआ, ईवीएम पकड़ी गई, कहीं ईवीएम के नंबर मैच नहीं हो रहे थे तो कहीं ईवीएम जो है 99% चार्ज मिली। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे चुनाव खत्म होते हैं, हम हरियाणा की बात करें तो जो कांग्रेस के पास टाइम था अपना विरोध दर्ज करने का, कोर्ट जाने का, 45 दिन का जो समय होता है, जब 42 दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद कांग्रेस की नींद खुलती है और वो कोर्ट जाते हैं। तो सर, ऐसा जी विलाप करते हैं, क्या कारण है और क्यों ये, मतलब कि अगर ईवीएम के बीच में इस प्रकार की कोई धांधली हो रही है तो क्यों उसका संघर्ष जो है रोड पे नहीं लेके आते? क्यों इसका संघर्ष नहीं करते? देखिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में एक बात कही कि इन्होंने कहा कि भाई हम इस चुनाव को नहीं मानते। मैं एक ही चीज कहता हूँ, ये अपने मन बहलाने के लिए बड़ा अच्छा बात हो सकती है, इनके मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता।
अगर नहीं मानते, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यदि आप इस चुनाव को नहीं मानते तो क्या जो इनके कैंडिडेट, किसी भी पार्टी के जिन्होंने इस चुनाव का विरोध किया है, किसी की पार्टी के जो कैंडिडेट जीते हैं, क्या वो इस्तीफा दे देंगे? भाई अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता है कि अंग्रेजी में कहावत है, टू हैव द अर्थ जॉइन एंड हेवन कंबाइंड, कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। एक तर्कपूर्ण तरीके से आपको उत्तर देना पड़ेगा, एक तर्कपूर्ण तरीके से। किसी भी, अगर आपके सामने कोई समस्या है या कोई ज्यादती हो रही है, तो उसका एक जो जो उसका समाधान है, उसका न्यायोचित समाधान लाना पड़ेगा। तो आपके जितने भी एक ही चुनाव के अंदर, यदि आप कहते हो ईवीएम से धांधली हुई और उस चुनाव को नहीं मानते, जो भी परसेंटेज में, जो भी नंबर में, जितने भी संख्या बल में जो है आपके विधायक या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, तो आपने उनको इस्तीफा नहीं दिलवाया है। वो बराबर काम कर रहे हैं ना, वो दे सकते हैं। तो ये बात आपकी गलत है, नंबर एक। नंबर दो, मैंने बार बार ये कहा, आपने एक चीज देखी होगी, इससे पहले मैं आपको बताऊं, जब ये चुनाव स्टार्ट हुए थे, तो इससे हमने अपने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे बताया था, जब आपने बोला था कि कुछ एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाली है। और ये सुप्रीम कोर्ट में, जब उस समय भी मैंने इस बात को इंगित किया था कि एडवोकेट्स के पास वो अब जो पर्याप्त योग्यता नहीं होती है जिससे साइंटिफिक एनालिसिस या वैज्ञानिकता की कसौटी पे ईवीएम को खरा उतार सकें या उतरवा सकें। उन्होंने केवल एक जनता के सेंटिमेंट्स को बनाने के लिए या एक सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए यदि कोई इस तरह की पिटीशन डाली है, तो वो फ्लॉप होगी होगी। कारण क्या होता है, जब भी, मैं एक अधिवक्ता के रूप में भी आपको बता दूं, जब भी कोई पिटीशन या जब भी कोई वाद डाला जाता है, तो उसको आधारों से सजाया जाता है। उस आधारों के आधार पे ही आप जो है, एक जो भी कोर्ट से प्रेयर करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो करते हैं, और उनको जो है या तो स्वीकार किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है। यदि आपका आधार, यदि आपकी पिटीशन ही आधारहीन होगी, तो वो एक तर्कपूर्ण निर्णय के ऊपर नहीं पहुंच पाएगी और आपको मुंह की खानी पड़ी। ये एक बात हुई। सर एक बात मैं आपकी दूसरी बात रोक रहा हूँ बीच में, कि जैसे कि देखा गया कि ईवीएम का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जी, जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमारा संविधान जो है, जैसे हाँ, कि ये कहा जा रहा है संकट में आ रहा है, लोकतंत्र संकट में आ रहे हैं। हाँ, उस चीज को लेके देखिए कि जो हमारे पहले जो पूर्व चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने क्या किया कि जो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसका कि फैसला जल्दी आना चाहिए था, उसमें डेट पे दिए गए। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो ईवीएम के ऊपर जो फैसला जल्दी ले सकते थे, जिसकी वजह से जो लोगों के बीच में एक अविश्वास है, और कहीं भी किसी भी देश में देख लो इस समय ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, तो उसको उसको इसके ऊपर जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। देखिए, जहां तक फैसले, मैं दो बातों को, आपको दो बात, आपने प्रश्न उठाए, दोनों बातों का उत्तर दूंगा। हम्म, संविधान के प्रहरी पक्ष, विपक्ष और देश की जनता इस संविधान, और जो हमारी जो भी हमारी जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये सारे इसके प्रहरी हैं। हम्म, मैं आपको बड़े विश्वास के बाद बताता हूँ, संविधान की, जैसे हमने पहले भी कहा था, कि संविधान की खूबसूरती यह है कि इसके अंदर किसी को भी डिक्टेटर बनने का या किसी को भी राजा बनने का अधिकार नहीं दिया गया। सारे के सारे सेवक रहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति भी जरूर है, लेकिन वो भी ये नहीं है कि मैं राष्ट्रपति बन गया तो इसको सूली पे चढ़ा दो, इसको उतार दो। एक प्रक्रिया को हमने अपनाया है। आप, मैं एक और बात बताता हूँ, ये जो ये बातें होती हैं कि संविधान खतरे में आ गया, ये जनमानस की सेंटिमेंट्स को, भावनाओं को भुनाने के लिए तो बड़े अच्छे हो सकते हैं, वैसे नहीं होते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जस्टिस सिन्हा ने जो इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में राजनारायण के केस में फैसला सुनाया था, संविधान जब भी सुरक्षित था, संविधान जब भी खतरे में नहीं आया, जब उनके स्टेनों को एब्सेंट होना पड़ा, जब सिन्हा साहब को उसके लिए पनिश किया गया, या जो है उनके पीछे सीबीआई छोड़ दी गई, या देहरादून में मीटिंग हुई, या और इतिहास में असंख्य से, ये उनके उदाहरण नहीं, जिसके हाथ में सत्ता आती है वो हमेशा उसको मैं नहीं समझता कि उसका उपयोग करने में जिस तरह से नहीं करना चाहिए, उसमें वो सब कुछ आता है। तो संविधान इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जब इस संविधान को, स्पेशली बाबा साहब ने जब इस संविधान को बनाया था, तो उनको उन राजाओं के राज्य का भी पता था, उनकी जातियों का भी पता था, उन गरीब मजलूमों के अधिकारों को भी ध्यान में रखते हुए संविधान में बनाया था। अगर किसी की 7 पीढ़ियां भी जन्म ले लें तो भी संविधान खतरे में नहीं आएगा। ये एक बात हुई। दूसरी चीज क्या होती है, आप मुझे बताइए, संविधान खतरे में आ रहा है, अगर किसी भी संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है, उसके लिए आपको यथा योग्य
रेमेडी जो उपचार जो होता है उसके लिए जाना चाहिए। आप इस चुनाव में जब आपको पता है कि ईवीएम में आपकी हार सुनिश्चित है, आप मुझे बताइए, आपको एक ही बात का वो विरोध करना चाहिए कि हम कांग्रेस पार्टी या और कोई भी विरोधी पार्टी जो इस मुहिम के पक्ष में है और ईवीएम के खिलाफ है, ये चुनाव में भाग नहीं लेगी। जब मुझे पता ही है कि मेरी हार सुनिश्चित है, मुझे उसके अंदर भाग क्यों लेगा? मैं उसमें भाग ही नहीं लूंगा भाई। आप या तो ईवीएम को या तो इसकी वैधता को वैध घोषित करा जाए वैज्ञानिक तरीके से, मेरी संतुष्टि से, जनता की संतुष्टि से, और एक तर्कपूर्ण तरीके से। अदरवाइज वरना जो है मैं चुनाव में भाग नहीं लूंगा। ऐसा विरोध होता तो ठीक होता। अब क्या होता है, आप ये सब जानते हुए भी, यदि आपकी बात को मैं सच मानूं, ये जानते हुए भी जनाधार का आप अपमान नहीं कर सकते। अगर किसी भी पार्टी को अगर जनाधार मिला है तो उसको या तो कानूनी तौर से उसको जुटलाया जा सकता है अगर आपको बेईमानी की आशंका है, वरना आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। इन बहानों से लोकतंत्र को, सरकार को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को नुकसान होगा। जहां तक दूसरी बात आपने कही कि भाई आपने भी ईवीएम के ऊपर जल्दी निर्णय दे सकते थे, आप मुझे बताए देर आए दुरुस्त आए। क्या क्या होता है कि जो उस कुर्सी पर बैठा होता है वो कुर्सी जो है देखने के लिए, जनता को देखने के लिए बड़ी अच्छी लगती है कि भाई ये न्यायाधीश की कुर्सी है, इनके पास पूरा सत्ता का सुख है या पावर है, लेकिन वो कांटों के ताज पे बैठे होते हैं। सुबह से शाम तक उनको एक जवाबदेही बन जाती है। इतिहास उस बात का गवाह रहता है कि ये निर्णय उसने दिया। जैसे आज भी हम जो है कोर्ट के अंदर पिछले निर्णयों को सराहते हैं या उनकी बात की जाती है। जैसे आज मैंने आपको बताया कि राजनारायण जी के केस की, जब तक ये संविधान रहेगा चर्चा रहेगी कि किस तरह से मोस्ट पावरफुल लेडी को भी उन्होंने झुका दिया था संविधान ने। तो ये उनकी बड़ा प्रेरोगेटिव रहता है। वो अपने जो अपने योग्यता के बलबूते पे, अपने विवेक के आधार पे, देश को रखते हुए उसकी जो उन्होंने शपथ खाई है उसके अनुसार जो है वो अपना वो देते हैं। देर आने से, थोड़ा न्याय देने से अगर वो डिसीजन में देरी हुई है इसका मतलब ये नहीं कि अन्याय हो गया है, पर वो सही निर्णय पे पहुंचने के लिए समय लगता सर है। अभी उसमें फैसला नहीं आया, कोई फैसला नहीं आ रहा ना इसमें। देखिए, जब ये एक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया है, मैंने जैसे आपको कहा भाई जब तक नहीं उनको, इसके लिए भी अगर इन्होंने एक इंटरिम स्टे की एप्लीकेशन होती है कि भाई चलो इस जब तक नहीं आता, जब तक ईवीएम पर रोक लगाई जाए, तो एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। कारण क्या होता है, यदि हम सड़क के ऊपर, अगर देखिए हमने हर प्रक्रिया का होता है डेमोक्रेसी के अंदर, राजतंत्र के, ये लोकतंत्र के अंदर, आप जो है किसी भी निर्णय के खिलाफ सड़क पे आ सकते हैं कि पर अल्टीमेटली एक पूर्ण विराम आपको लगाना होगा। यदि आप सबकी, हम सबकी न्यायपालिका में आस्था है तो हमें उनकी इच्छा पे, उनकी उनकी ईमानदारी पे, उनकी नीयत पे विश्वास करना होगा। उस दिन का वेट करना पड़ेगा जिस दिन वो निर्णय आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे कि अभी हमें शर्मा जी ने बताया कि जो विपक्ष विलाप कर रहा है ईवीएम को लेकर, अगर वो वाकई में ईवीएम से परेशान है और उनको लगता है कि ईवीएम के द्वारा चुनाव को मैनेज किया जाता है, चुनाव प्रणाली को मैनेज किया जाता है, तो उनको सड़कों पर आना चाहिए, सड़कों पर आकर संघर्ष करना चाहिए। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, कोर्ट जाने से काम नहीं चलेगा। जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता की अदालत में नहीं जाएंगे, तब तक किसी प्रकार का भी कोई फैसला जो है वो आने वाला नहीं है। विपक्ष को चाहिए कि वो सड़कों पर उतरे, जनता के बीच में जाए, अपनी आवाज रखे। जब तक कोई जयप्रकाश नारायण बनकर संघर्ष करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगा, ऐसा नेता नहीं आएगा, तब तक सुधार होना बहुत मुश्किल है। और अगर जनता ने जनादेश दिया है तो उसको मानना चाहिए, और जो भी जनता का जनादेश है उसके अनुसार सरकार बननी चाहिए और काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।